हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले फॉर एमएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के लिए। तो इसमें हम टॉप 14 क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस जिनसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, तो ये आपका रहने वाला है फॉर बीएससी, सॉरी फॉर एमएससी थर्ड सेम, जो आपके एग्जामिनेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गए फॉर एमएससी, तो उसके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम एमएससी फर्स्ट सेम का भी देखेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में जो टॉप 14 क्वेश्चंस है जो यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस बहुत आपके आ रखे हैं इसके, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है वो है पीक्यूआर ब्रांचेस से रिलेटेड। इसमें आपकी जो मेनली स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसमें आपको क्वेश्चंस मेनली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही मिलेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं। देखो, सबसे पहले आपकी जितने भी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए। आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मेनली आपके एल्डिहाइड हो गया, एस्टर हो गए, देन आपका एमाइड हो गया, और फिर आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, से सिंगल बॉन्ड सी, ईथर हो गया। तो ये सब आपको पता होने चाहिए कि रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पे आपके ये काम आते हैं। वैसे आपकी कुछ और भी है, जैसे आपका ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, डबल बॉन्ड सी एच है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ मेन मेन इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज होती है जिनकी आपको पता होनी चाहिए और वैल्यूज। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी काम आएगा, साथ में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर जो पूछे जाते हैं वहां पर भी आपको हेल्प होगी अगर आपको ये याद रहेगा तो। ठीक है, तो एस्टर वगैरह, एस्टर एल्डिहाइड, ये सब आपको पता पता होने चाहिए। जैसे आपको पता है एस्टर 1735 टू 1750 के अराउंड ऐसे आपका रहता है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए कौन से कहाँ रहता है। एमाइड का 1650 टू 1680 सेंटीमीटर इनवर्स रहता है, तो ये सब ऑर्डर आपको बाय हार्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे मेन बात तो ये आपकी रहेगी, क्योंकि मेनली इसमें आपका आईआर है, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं। चांसेस क्या, ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा ही आएगा, या तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से आएगा, या तो फिर आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से आएगा, या दोनों भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन देखो, पीक्यूआर ब्रांचेस से रिलेटेड है। एक्सप्लेन पीक्यूआर ब्रांचेस, शॉर्ट में पूछा जा सकता है या लॉन्ग में भी आपका पार्ट्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। पिछली बार ये आपका पीक्यूआर ब्रांच लॉन्ग में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, पीक्यूआर ब्रांच के बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आपका ये आया तो पार्ट्स में आएगा, अकेले में तो नहीं आएगा। तो अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आया और पार्ट्स में क्वेश्चन अगर आपका ये आया, तो पार्ट्स में आपको इसमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने डेरिवेशन इसकी पढ़ी हुई है तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है अगर पार्ट्स में आ रहा है तो। हाँ, अगर अकेला क्वेश्चन आया एक्सप्लेन पीक्यूआर ब्रांचेस 15 मार्क्स का, तो उसमें आप इसकी डेरिवेशन कर सकते हो, क्योंकि तब आपको आंसर लंबा बनाना पड़ेगा। तो उस केस में पीक्यूआर ब्रांचेस के जितने भी आपके डेरिवेशंस है, जो भी आपने पढ़ा वहां पर, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो इसमें। लेकिन अगर शॉर्ट में आया है, शॉर्ट में जरूरत नहीं है, और आपका अगर लॉन्ग में पार्ट्स में आया तो वहां पर भी आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बिना डेरिवेशन के भी आप इसमें नोट्स लिखोगे पीक्यू ब्रांचेस के बारे में, तो वहां पर अच्छा खासा आपका आंसर इसमें बन जाएगा। ठीक है, सेकंड है बियर लैम्बर्ट लॉ। ये वही आपका लॉ है जो आपका बीएससी में आपने स्टडी कर रखा है, तो सेम चीज है बियर्स लैम्बर्ट लॉ, जो आप एब्जॉर्बेंस में पढ़ते हो, एब्जॉर्बेंस ट्रांसमिटेंस। तो अच्छे से आपको डेफिनेशन लिख करके और साथ में फॉर्मूला लिख करके आपको अच्छे से इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और अच्छे से आप कर सकते हो, यूनिट्स आप दिखा सकते हो। और अगर ये शॉर्ट में आया, अगर आपका अकेला क्वेश्चन आया शॉर्ट में, तो आप प्रॉपर फिगर बना करके भी इसमें दिखा सकते हो किस तरीके से आपकी इंटेंसिटी हर एक स्लिट के बाद डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि 50-50% आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है। बाकी रिलेशन आप दिखा सकते हो, एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल करके। बाकी यूनिट्स आपको दिखानी है तो वो भी आप दिखा सकते हो। इसमें जो एब्जॉर्बेंस होता है वो आपका यूनिटलेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ आप बता सकते हो। कंसंट्रेशन हो गया, पाथ लेंथ होगी, तो आप ऐसे फिगर बना करके भी दिखा सकते हो क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। ठीक। देन नेक्स्ट क्या आपको देखो, एक्सप्लेन द ऑक्टेन रूल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये भी आपका यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए ऑक्टेन रूल से, तो इसको भी अच्छे से आप पढ़ लेना। ऑक्टेन रूल का ज्यादा नहीं है, 2 पेज में आपका ये हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, ईजी है। अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हो अभी ऑक्टेन रूल को, ज्यादा टफ नहीं है ऑक्टेन रूल। ठीक है, फोर्थ है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ओआरडी एंड सीडी। ठीक है, ओआरडी हो गया, ये सर्कुलर डाइक्रोमिज्म हो गया, और आपका ये ऑप्टिकल रोटेटरी वाला हो गया।
दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें साथ में कॉटन इफेक्ट भी आता है, वो भी आपको स्टडी करना है। ठीक है, तीनों साथ में भी पूछे जा सकते हैं या दोनों पार्ट्स में भी आ सकते हैं, कॉटन इफेक्ट और ओआरडी एंड सीडी। ये आपका सेकंड सेम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी है ये वाला टॉपिक, जिसमें आप स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स में भी आप उसमें देखते हो। उसमें आपका एप्लीकेशन में है ओआरडी और सीडी कर, तो उसमें भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका ये डिटेल में अलग से मेंशन कर रखा है, तो उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ओआरडी सीडी के बारे में पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसकी एप्लीकेशंस होगी ओआरडी और सीडी की, इसमें कर्व्स आपके होते हैं, वो भी आपको ध्यान से देखना, और डेफिनेशन प्रॉपर आपको दिखाना है। और स्टार्टिंग से आप बताओगे इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीजें हैं, फिर आप इसके जो कर्व्स आपके रहते हैं ओआरडी के, ओआरडी और सीडी कर, वो आपको दिखाना है। और प्रॉपर आपको कैसे डिटरमाइन करोगे स्टीरियोकेमिकल प्रॉब्लम्स और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को, वो भी आपको उसे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट अ नोट ऑन ब्रेकडाउन ऑफ ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आपका यूजुअली आता है ओपनहाइमर से, तो इसको भी अच्छे से आप देख लेना। ब्रेकडाउन ऑफ ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। सिक्स्थ है ओपनहाइमर, हम उस पर भी देखते हैं आपका क्वांटम केमिस्ट्री में भी आपका ओपनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है, तो वही वाला पार्ट आपका ये। सिक्स्थ वाला है व्हाट डू मीन बाय आइसोमर शिफ्ट, ये आपका मोजबर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, या तो आइसोमर शिफ्ट पूछा जाएगा, ये तो या तो सेकंड वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन आइसोमर शिफ्ट ऑफ आयरन एंड टिन कंपाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसको भी अच्छे से आप देख लेना। तो ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट है ये अलग से पूछा जा सकता है, या आपका साथ में भी आ सकता है। और आइसोमर शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ आपका ये रिलेट करता है टिन और आयरन के जो कंपाउंड्स है। ठीक है, आप सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है आपके, तो अच्छे से आप इसको देख लेना आइसोमर शिफ्ट का क्वेश्चन को। ठीक है, देन सेवेंथ आता है आपका रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपका किसके अंदर है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। ये भी आपको चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहता है आपका रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि जिस आपके कोई भी किसी आपका मॉलिक्यूल है, अगर उसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो वो जो उसके रमन एक्टिव मोड होते हैं, जो उसके रमन एक्टिव मोड होते हैं, वो क्या होंगे आपके, वो आपके आयर इनएक्टिव होंगे, और वैसे ही आपका जो आयर एक्टिव होंगे वो आपके रमन इनएक्टिव होंगे। ये आपका रहता है इसमें रूल। ठीक है, जो भी आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है जिन मॉलिक्यूल्स में, तो जो रमन एक्टिव मोड्स होते हैं दैट दे विल बी आयर इनएक्टिव, एंड आयर एक्टिव मोड्स विल बी रमन इनएक्टिव। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, किसमें होता है, जिसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो प्रेजेंट होता है। जैसे CO2 हो गया, इसमें आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें क्या होगा, जो आपके जो आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होंगे वो आपके आईआर में क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, और जो रमन में इनएक्टिव होंगे वो आपके आईआर पे एक्टिव होंगे। ठीक है, ऐसे करके आप दिखा सकते हो प्रॉपर, जैसे हम CO2 की बात करते हैं, तो इसमें आप दिखा सकते हो दो एग्जांपल लेके, एक रमन हो गया और आपका आईआर हो गया। वैसे आप यहाँ पर दिखा सकते हो वाटर मॉलिक्यूल के लिए, एक रमन हो गया और आपका आईआर हो गया। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि जब आपकी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग समझ में आ रहा है क्या मतलब, जैसे CO2 आपके पास है, तो यहाँ से भी स्ट्रेच कर रहे हो, यहाँ से भी स्ट्रेच कर रहे हो, तो इस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूल बन गया। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जैसे रमन आपका एक्टिव है, तो जो आपका आईआर होगा वो इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि CO2 क्या आपका इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यही आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन कह रहा है। ठीक है, अगर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, एसिमेट्रिक मतलब एक ही साइड से आप खींच रहे हो, एक साइड से आपका ऐसे ही है, तो इसमें केस में क्या होगा, रमन इनएक्टिव है और आयर एक्टिव है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक्टिव भी है और यहाँ पर भी एक्टिव है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो आपका इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, देन लास्ट क्या है, अगर बेंडिंग की बात हम करें, सिमेट्रिक बेंडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग कहने का मतलब है इस तरीके का मॉलिक्यूल आपके पास है, बेंड कर दिया हमने दोनों ऑक्सीजन को, तो उस केस में क्या है, ये इनएक्टिव है, एक एक्टिव है, तो एक इनएक्टिव होगा, एक एक्टिव होगा। ठीक है, बाकी इसमें कैसे भी आपका जा सकता है, एक्टिव इनएक्टिव कैसे भी हो सकता है, दोनों एक्टिव भी हो सकते हैं, दोनों इनएक्टिव भी हो सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल केस में। लेकिन CO2 आपका इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसमें एक एक्टिव होगा और एक इनएक्टिव होगा, एक इनएक्टिव होगा तो एक एक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये था आपका रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अच्छे से डिटेल में देख लेना इसको। नेक्स्ट है डिस्कस CARS। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्कस कोहेरेंट एंटी स्टोक्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके एप्लीकेशंस भी देख लेना, अगर आपके पास टाइम है तो इसके एप्लीकेशंस और दोनों कार्स के बारे में आप देख लेना। ठीक है, इस बार तो क्वेश्चन नहीं आया था थर्ड सेम में 2024 पे, लेकिन अब ये आ सकता है क्योंकि ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है, उससे पहले आया था, तो हो सकता है कि चांसेस है कि अगर आपका आ जाए, देख लेना, टाइम होगा तो आपके पास, तो इसको आप देख सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेज में आपका ये आप इसका पूरा थ्योरी होगा,
उसको आप देख सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन भी देख के जाना, ठीक है। एप्लीकेशन भी जनरली वो एप्लीकेशन पे भी फोकस करते हैं एग्जामिनर, तो एप्लीकेशन आपके आ सकते हैं, तो उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। नाइन्थ वाला, स्टेट द सिलेक्शन रूल ऑफ रमन स्कैटरिंग। सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए रमन स्कैटरिंग का, क्या होता है, डेल्टा जे इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2, ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट रमन स्पेक्ट्रा, तो कौन से आपके जो कंपाउंड है वो रमन स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करते हैं, वो आपको चीज पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करते हैं, तो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो आपके जितने भी आपके स्पेरिकल टॉप वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्पेरिकल टॉप वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो गया या परफेक्ट टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स हो गए, तो ये आपके क्या दिखाते हैं, रमन इनएक्टिव होते हैं, ये आपके रमन इनएक्टिव होते हैं, और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब आपके रमन एक्टिव होते हैं रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अंदर, ठीक है। तो जो स्पेरिकल टॉप्स वाले होते हैं, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल एंड परफेक्ट टेट्राहेड्रल, दे आर रमन इनएक्टिव, और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे आर रमन एक्टिव, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, बहुत यूजुअली ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 10th है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये भी बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इस बार तो नहीं आया था 2024 पे, लेकिन हो सकता है कि इस बार आ जाए, तो देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपका कौन से होते हैं, जैसे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो गया, तो ये दो होते हैं, एक में हम अल्कोहल का सॉल्वेंट यूज करते हैं, एक में हम हेक्सेन का सॉल्वेंट यूज करते हैं, मतलब एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो उसमें किस तरीके से आपकी पोलैरिटी इफेक्ट करती है जब आपका ट्रांजिशन होता है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इससे, इस बार नहीं आया था, तो हो सकता है कि इस बार आपका क्वेश्चन आ जाए, ऑल्टरनेट ईयर्स में क्या पता, आपका अगर ऐसा ऑर्डर चल रहा है तो क्या पता इस बार क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 2024 पे तो ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसको ध्यान से देख लेना। नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईआर के अंदर आता है, सॉरी यूवी के अंदर आता है, तो उसके लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार में किस तरीके से आपकी सॉल्वेंट पोलैरिटी इफेक्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको देखना है। देन देखो 11th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। देखो ये क्वेश्चन यूजुअली हर साल पूछा जाता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज आपको पता होनी चाहिए, मेन तो आपको चीज पता होनी चाहिए, अगर सब नहीं भी याद कर रहे हो तो कम से कम एस्टर, एमाइड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, ये सब आपको पता होना चाहिए। एस्टर एल्डिहाइड कीटोन का तो लगभग सेम ही रहता है, 1735 टू 1750 के अराउंड इस तरीके से आपका कुछ रहता है, और एमाइड का 1650 टू 1680 रहता है, तो फिर इसका इसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और थोड़े बहुत आप इसके याद कर सकते हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, और सी सिंगल बॉन्ड सी के, इसके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मेन मेन चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और बाकी ओ एच ग्रुप का याद कर सकते हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप का 3600 सेंटीमीटर इनवर्स रहता है, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, 6-7 आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो आपको ध्यान पे रखने हैं, पूरे याद है तो अच्छी बात है, रिवाइज कर लेना, अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो ये आप याद कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इजी आता है इसमें, बस आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये पता होना चाहिए। आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, आपको 3 कंपाउंड दे देंगे, और आपसे बोला जाएगा कि सही ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, जैसे आपके नेट गेट में क्वेश्चन आते हैं कि आपको ऑर्डर बताना है फिर आपको कि कौन सा किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वैसे आपको बताना है। तो कैसे पता चलेगा वो, अगर आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज पता होगी उनकी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे यहाँ पर। 12th है आपका क्वेश्चन ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। हाँ देखो, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके एनएमआर में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, अब देखो यहाँ तो एनएमआर है नहीं आपका, तो वैसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, अगर आपको ये ये क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से आपका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इस बार भी आया था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था वो, नॉर्मल आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइप के क्वेश्चन आते, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि एनएमआर वाला पार्ट नहीं है इसमें, तो कम चांसेस है कि एनएमआर वाला वो इंक्लूड करे, क्योंकि सिलेबस में है नहीं आपका, वो पहले हो चुका है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फर्स्ट वाले पे, तो एनएमआर से रिलेटेड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन तो नहीं आएंगे, बट ये जो आपका है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो अच्छे से एक बार देख लेना, तभी कहना फ्रीक्वेंसी ऑर्डर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन इसके बाद है आपका एक्सप्लेन कॉटन इफेक्ट, तो ये आपका ओ आर डी सी डी करके साथ ही आता है, बहुत छोटा टॉपिक है, तो ये पार्ट्स में ही आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब बाकी अच्छे से देख लेना, ओ आर डी सी डी करके साथ ही आपका ये टॉपिक है। 14th है आपका डिस्कस ब्रीफली द क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसका थोड़ा सा आप देख लेना, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट के बारे में। ऑल्सो गिव द एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस हो गए, और क्वांटम थ्योरी होगी रमन इफेक्ट की, तो ये थोड़ी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है,
तो इस यहाँ से आपके क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा थियोरेटिकल है, तो इसको अच्छे से देख लेना, नोट्स बना करके अच्छे से आप कर लेना इसको, ठीक है। क्वांटम थ्योरी और रमन इफेक्ट, और ऐसे ही क्वेश्चन आपका मोसबार से भी पूछा जा सकता है, मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी, मोसबार इफेक्ट क्या होता है, मोसबार फैक्टर क्या होता है, तो वहां से भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी आ जाते हैं, तो मोसबार का और रमन का अच्छे से देख लेना, या तो दोनों देख लो, अगर टाइम कम है तो दोनों में से एक तो देख लो। 14 वाला अगर आपको रमन ज्यादा आपने पढ़ लिया पहले तो इसको आप रिवाइज कर लो अच्छे से, अगर टाइम कम है तो मोसबार, अगर टाइम थोड़ा ज्यादा है तो मोसबार भी देख सकते हो, टाइम नहीं है तो एक को आप छोड़ सकते हो क्योंकि चॉइस तो आपके पास रहती है, तो एक आप छोड़ सकते हो अगर आप मोसबार का पूरा डिटेल भी नहीं देख रहे हो तो। मोसबार का मतलब जो मैं कह रहा हूँ, मोसबार का जैसे एप्लीकेशन हो गया, या मोसबार इफेक्ट क्या होता है, मोसबार मोसबार के बारे में थोड़ा सा थ्योरी जो होगी वो अगर आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि बाकी आपको ये तो देखना है, देखो मोसबार का क्वेश्चन यहाँ तो आ रखा है, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है बहुत, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि अगर आप अलग से जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है इसका, जो जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वांटम थ्योरी और रमन इफेक्ट, तो ऐसे अगर मोसबार इफेक्ट क्या होता है, मोसबार फैक्टर क्या होता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, वरना आप इसको एक ही को अच्छे से देख लो, टाइम है तो दोनों अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि चॉइस तो मिलेगी ना आपको, तो चॉइस में दोनों में से एक कर सकते हो आप। तो ये आप 14 क्वेश्चन अच्छे से देख लेना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पार्ट 2 के, फॉर एमएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री, जो आपके इस बार एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपके क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप इसको देख लेना, ठीक है। तो ये थे आपके स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।